So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to extend our discussion on the chapter Molecular Basis of Inheritance और हम लोग आज सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। इन द लास्ट लेक्चर हमें पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल दो तरीके के हो सकते हैं। एक आपका डीएनए जो 99% से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, क्योंकि उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, एक ऑक्सीजन जो कि बहुत रिएक्टिव है, उसके कम होने की वजह से, डिलीट होने की वजह से डीएनए स्टेबल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरएनए के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसीलिए आरएनए का म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा होता है एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो जाहिर सी बात है कि स्टेबिलिटी आरएनए की कम हो जाती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सिर्फ कुछ चुनिंदा वायरसेस के अंदर ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा था। फिर हमने ये देखा कि आखिर डीएनए की लेंथ को कैसे नापते हैं, आरएनए की लेंथ को कैसे नापते हैं। तो हम डीएनए की लेंथ अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को काउंट करके नापेंगे या नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस को काउंट करके नापेंगे, और अगर वो डबल स्ट्रैंडेड है तो हम बेस पेयर को काउंट कर लेंगे, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो दोनों स्ट्रैंड से एक एक नाइट्रोजनस बेस के बीच में पेयर बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की मदद से एडेनिन और थाइमिन जुड़े होंगे एक साथ और साइटोसिन और ग्वानिन जुड़े होंगे। उसके बाद हमने न्यूक्लियोटाइड को पकड़ा और न्यूक्लियोटाइड के अलग अलग कंपोनेंट्स की स्टडी करना स्टार्ट की। यानी कि हमने न्यूक्लियोटाइड में देखा कि एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है व्हिच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन्स जैसे कि एडेनिन और ग्वानिन, एंड वो पिरिमिडिन भी हो सकता है जैसे कि साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। उसके बाद हमने देखा कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के साथ अटैच होता है, और ये शुगर भी दो टाइप की हो सकती है, राइबोस जो कि आरएनए में प्रेजेंट होगी, डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए में प्रेजेंट होगी। अब ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर एक दूसरे से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस का जो नाइट्रोजन है वो शुगर के साथ बॉन्डिंग करता है। तो एन का मतलब यहां पर नाइट्रोजन से है, तो ऐसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो उसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। फिर ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया जहां पर नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जुड़ चुका है, इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यहां पर फॉस्फेट नहीं है न्यूक्लियोसाइड के अंदर। जब न्यूक्लियोसाइड पर फॉस्फेट जुड़ता है 5 प्राइम कार्बन के ऊपर तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड आपका मोनोमर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का या न्यूक्लिक एसिड का। यानी ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है इसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तब जाकर के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड की चेन में एक एंड पर आपका 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री प्रेजेंट रहेगा, जबकि दूसरे एंड पर 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री प्रेजेंट रहेगा। इसीलिए आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड को डिनोट कर सकते हो। जो उसका पहला एंड है वो 5 प्राइम बोला जाता है, सेकेंड एंड 3 प्राइम बोला जाता है। जब हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखा, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखा, उसके बाद हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा। वॉटसन और क्रिक साहब ने जो मॉडल दिया था उसको हमने अच्छे तरीके से डेसिफर किया। हमने ये देखा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं, यानी प्लेक्टोनेमिकली कॉइल्ड होते हैं। इनके अंदर एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इनके बीच में ग्रूव्स प्रेजेंट रहती हैं जहां पर अलग अलग एंजाइम्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर बाइंड कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली हमने डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ा था कि डीएनए इतना बड़ा होता है, उसकी ओवरऑल लेंथ 2.2 मीटर हो सकती है आपके एक सेल के अंदर। अब एक सेल बहुत छोटा है, माइक्रोमीटर में साइज है, और डीएनए इतना बड़ा है 2.2 मीटर का, तो किस हिसाब से पैक होकर ये आपके न्यूक्लियस के अंदर फिट होता है, किस हिसाब से पैक होकर आपके क्रोमोसोम के अंदर फिट होता है, ये हमने समझा था। हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का कंसेप्ट भी हमने देखा था। आज हम ये देखने वाले हैं कि साइंटिस्ट ने ये कैसे प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उस टाइम पर बहुत कैओस मचा हुआ था, साइंटिस्ट वर नॉट वेरी क्लियर। 1926 के आसपास बहुत ज्यादा यहां पर मारधाड़ हो चुकी थी साइंटिस्ट के बीच में। कुछ कह रहे थे कि प्रोटीन जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है, कुछ कह रहे थे डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो साइंटिस्ट को क्या करना था, यहां पर 2 अलग अलग कंसेप्ट्स पे काम करना था। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं कि आप एक थ्योरी अगर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने पॉइंट को तो प्रूफ करना ही है, आपको सामने वाले को भी गलत प्रूफ करना है। यानी अगर मुझे यह साबित करना है लेट्स से कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो मुझे यह तो प्रूफ करना है ही कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, मुझे यह भी प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तब जाकर के मेरी रिसर्च पे ठप्पा लगेगा। तो मुझे दोनों चीजों पर काम करना था, और साइंटिस्ट ने वही किया। अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश की कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन नहीं, लेकिन इसमें काफी सारी बाधाएं आई। तो हम अल्टीमेटली उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखने वाले हैं जिनसे साबित हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। ऑलराइट,
तो मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं सो दैट वी कैन डिस्कस फर्दर इन डिटेल अबाउट द जेनेटिक मटेरियल एंड अल्टीमेटली हम लोग स्लाइड को ठीक तरीके से देख पाए। चलिए, तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की रेस में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट विच वाज डन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो यहां पर इसे क्या कहा गया था, इसे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट कहा गया था क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था इनका नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ था। इन्होंने 1928 में ये एक्सपेरिमेंट किया, यानी जब मारधाड़ स्टार्ट हुई थी 1926, उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कि मैं प्रूव करूंगा कि आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है। इन्होंने माइस को यूज किया, यानी चूहे को यूज किया, प्लस इन्होंने एक बैक्टीरियम लिया यहां पर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। काफी सारी किताबों के अंदर यहां पर लिखा हुआ है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, दोनों की दोनों करेक्ट बात है, कोई भी बात गलत नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस में क्या फर्क है भाई? स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस अगर आप देखो तो दिस इज कोकस, कोकस मतलब राउंड शेप का बैक्टीरिया। अगर इसमें आपने दो कोकस साथ में लगा दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? डिप्लोकोकस हो जाएगा, राइट? सो इट वाज कोकस या मोनोकोकस, ये आपका हो गया डायकोकस या डिप्लोकोकस। एंड सिमिलरली आपने काफी सारे अगर यहां पर कोकस लगा दिए हैं, 15-20 लगा दिए हैं, तो ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। न्यूमोनिया ये सारे ही कॉज कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपने यहां पर क्या बोला? डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बोला, तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो बैक्टीरियम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसके दो अलग अलग स्ट्रेन्स थे। स्ट्रेन्स मतलब आपके बैक्टीरिया की स्पीसीज सेम है, स्ट्रेन्स मतलब उसके वेरिएंट्स हैं, इनमें थोड़ा सा ही फर्क है, बाकी सारी चीजें एकदम सेम है। तो इसका एक जो वेरिएंट था वो था रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन मतलब जो बैक्टीरिया था वो कुछ ऐसा दिखाई देता था, ये आपका आर स्ट्रेन और द रफ स्ट्रेन, ठीक है, इसे आर स्ट्रेन बोला गया। और दूसरा जो आपका बैक्टीरिया था वो कुछ ऐसा दिखाई देता था, यानी ये भी आपको रफ सा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाहर क्या था? इसके बाहर एक स्मूथ पॉलीसैकेराइड का कोट था। इस हिसाब से इसके ऊपर क्या था? एक स्मूथ पॉलीसैकेराइड का कोट था, या फिर आप कह सकते हैं एक आपका शुगर का कोट था। तो ये शुगर का कोट इसके ऊपर है, दिस इज एस स्ट्रेन। और इस शुगर कोट की वजह से स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज आपको देखने को मिलती थी एक बैक्टीरियम की, यानी आर जो था ये रफ रफ सा दिखाई देगा, जबकि एस जो था ये स्मूथ स्मूथ सा दिखाई देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड कोट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि आर वाला जो है जब ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो इसके ऊपर कोई कोट नहीं है। सिंस इस आर के ऊपर कोई कोट नहीं है, तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट इम्यून सिस्टम इसकी धज्जियां उड़ा देगा। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो यहां पर रोबस्टली एक्टिवेट हो जाएगा और अल्टीमेटली इस आर स्ट्रेन को मार देगा। तो अल्टीमेटली ये आर स्ट्रेन क्या हो जाएगा? नॉन विरुलेंट या नॉन वायरुलेंट हो जाएगा। नॉन वायरुलेंट मतलब ये आपके अंदर कोई भी बीमारी कॉज नहीं करता, इट इज गोइंग टू कॉज नो डिजीज एट ऑल। वहीं अगर आप दूसरे केस में देखें तो आपका एस स्ट्रेन यहां पर मौजूद है। एस स्ट्रेन में क्या होता है? एस स्ट्रेन में आपका एक स्मूथ कोट प्रेजेंट रहता है, कोट आपका प्रेजेंट है। तो अगर ये स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का वेरिएंट आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो क्या आपका इम्यून रिएक्शन डेवलप होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन वो इम्यून रिएक्शन जब अटैक करता है आपके स्मूथ बैक्टीरिया के ऊपर तो ये शुगर उसे बचा लेती है, ये पॉलीसैकेराइड कोट उसे बचा लेती है। तो शुगर की जो कोट है ना, ये प्रोटेक्ट कर लेती है बैक्टीरिया को। एंड सिंस बैक्टीरिया प्रोटेक्टेड है, बैक्टीरिया पे हम हार्म नहीं कर पा रहे, तो ये जो बैक्टीरिया है ये अब इस मौके का फायदा उठाएगा और आपके अंदर क्या कर देगा? डिजीज कॉज कर देगा। इट इज वायरुलेंट क्योंकि इसके पास सुरक्षा कवच है, तो ये आपके अंदर डिजीज कॉज कर सकता है, यानी माइस के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। तो पहले तो हमें ये बातें क्लियर करनी है कि व्हाट इज आर स्ट्रेन वर्सेस एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन मतलब रफ है, इसके ऊपर कोई पॉलीसैकेराइड कोट नहीं है, तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा आप उसके ऊपर हमला बोल सकते हो, आर स्ट्रेन को आप लोग किल कर सकते हो। एस स्ट्रेन के साथ ये चक्कर नहीं है। एस स्ट्रेन के पास पॉलीसैकेराइड कोट है और इस कोट की वजह से वो रेजिस्टेंट है, आप इसे नहीं मार सकते, तो ये इस मौके का फायदा उठाकर आपकी बॉडी के अंदर बीमारी कॉज करता है। तो एस स्ट्रेन को आप विरुलेंट बोलते हो, क्यों? क्योंकि डिजीज कॉज करता है, इस पे म्यूकस और पॉलीसैकेराइड का कोट है, तो ये न्यूमोनिया कॉज करेगा। जबकि जो आर स्ट्रेन है इस पे कोई म्यूकस का कोट नहीं है, कोई पॉलीसैकेराइड का कोट नहीं है, तो इट डज नॉट कॉज न्यूमोनिया। यहां पर इसे नॉन विरुलेंट इसीलिए बोला जाता है। अब ग्रिफिथ साहब ने क्या किया? अब ग्रिफिथ साहब ने एक तगड़ा सा सेटअप तैयार किया। इन्होंने क्या बोला कि मैं अपने सेटअप के अंदर
अलग अलग कॉम्बिनेशंस या फिर इंडिविजुअल इनको डालकर देखूंगा माइस के अंदर, इंजेक्ट करके देखूंगा कि माइस किस केस में मरती है, माइस किस केस में नहीं मरती। तो यहां पर आप देखो कि क्या हुआ। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके एस स्ट्रेन वायरुलेंट बैक्टीरिया माइस के अंदर डालेगा। अगर आपने एस स्ट्रेन वायरुलेंट बैक्टीरिया जिनके ऊपर स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट बना हुआ है रेड कलर का, अगर ये माइस में डाल दिए तो माइस के अंदर आपको जिंदा एस बैक्टीरियम देखने को मिले, उसके हार्ट के अंदर आपको जिंदा एस बैक्टीरियम देखने को मिले, मतलब कि इनको हमारा इम्यून सिस्टम, इनको माइस का इम्यून सिस्टम नहीं मार पाया, तो अल्टीमेटली माइस की डेथ हो गई। ठीक है, लिविंग एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरियम थे वो माइस के हार्ट में पाए गए कि इनको हम प्रॉपर्ली किल नहीं कर पाए, इसीलिए माइस को न्यूमोनिया हुआ है। सेकंड केस में इन्होंने क्या किया, लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाल दिए। आर स्ट्रेन मतलब नॉन वायरुलेंट, इनको अगर आप इंजेक्ट भी कर देते हो तो माइस की डेथ नहीं होती। हमें सेम चीज देखने को मिली कि माइस की डेथ नहीं हुई। सारे के सारे बैक्टीरिया को हमारे इम्यून सिस्टम ने मार दिया, फैगोसाइटोसिस कर दी, तो कोई भी बैक्टीरियल सेल माइस के हार्ट में हमें नहीं मिला। थर्ड केस में हमने क्या किया, थर्ड केस में हमने एस स्ट्रेन जो बैक्टीरियम थे जो कि वायरुलेंट होते हैं, जो बीमारी कॉज करते हैं, इनको हीट किल कर दिया। हीट किल मतलब इनको इतने ज्यादा टेम्परेचर से ट्रीट कराओ कि इनका जेनेटिक मटेरियल डिनेचर हो जाए, ये इनएक्टिव हो जाए, ये बीमारी कॉज ना कर पाए। तो इनको क्या किया, इनको हमने हीट किल कर दिया। देखो यहां पर टूटे टूटे से दिखाई दे रहे हैं, हीट किल किया। हीट किल करने के बाद अगर माइस में डाला तो माइस नहीं मरेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि हीट किल हो चुके हैं वो। तो यहां पर क्या हुआ, माइस आपकी हेल्दी बची। ओके, यहां पर माइस आपकी हेल्दी बची, इसकी डेथ नहीं हुई। लेकिन फोर्थ केस में, ये है आपका सबसे मेन केस। अब ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, ग्रिफिथ साहब ने बोला कि ये जो नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन थे जो कि नहीं बीमारी कॉज करते, और जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थे जो कि बीमारी नहीं कॉज कर रहे थे, इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूं, यानी कि मैंने आर स्ट्रेन लिया जो कि बीमारी कॉज नहीं करता, मैंने आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया जो कि अगेन बीमारी कॉज नहीं करता, अगर मैं इन दोनों को मिला भी देता हूं तो भी बीमारी कॉज नहीं होनी चाहिए। भाई ए भी अगर हार्मलेस है, बी भी अगर हार्मलेस है, तो इनका कॉम्बिनेशन भी हार्मलेस ही होगा। तो माइस जिंदा बचनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, माइस मर गई। माइस मर गई, और कमाल की बात जो हमें देखने को मिली कि इसके हार्ट में हमें लिविंग एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया मिला। एस स्ट्रेन तो हीट किल्ड था, तो इसकी बॉडी से एस स्ट्रेन कैसे मिल सकता है? यहीं पर सबसे बड़ी जो चीज थी, सबसे बड़ा जो फैक्ट था, उसका विकास हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल नाम के इस एक्सपेरिमेंट में जिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जिक्र हमें करना था, वो एक्चुअल में हमें इस चौथे एक्सपेरिमेंट में ही मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि आर स्ट्रेन आपका नॉन वायरुलेंट होता है, उसको आप माइस में इंजेक्ट कराओगे तो माइस सेफ रहेगी। सेम चीज हुई, मैंने जब आर स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया, माइस सेफ, हैंस प्रूव्ड कि वो नॉन वायरुलेंट है। ठीक है, एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट है, जिससे बीमारी होती है, न्यूमोनिया होता है, माइस की डेथ होती है, अगर मैं वो इंजेक्ट करूंगा तो माइस की डेथ हुई, हैंस प्रूव कि एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज वायरुलेंट। प्रूफ हो गई दोनों चीजें कि आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, प्रूफ हो गया। अब मैंने क्या किया, एस स्ट्रेन जो कि बीमारी कॉज कर रहे थे, उनको मैंने क्या कर दिया, वीक कर दिया, उनको हीट किल कर दिया, तो अब वो बीमारी कॉज नहीं कर पाएंगे। मैंने माइस के अंदर इंजेक्ट कराए, सच में ही बीमारी कॉज नहीं की, हैंस प्रूव्ड कि एस स्ट्रेन को अगर आप हीट किल कर दो तो वो डिसहार्म्ड हो जाते हैं, वो हार्म नहीं करते किसी को। लेकिन चौथे केस में जब आर स्ट्रेन जो बीमारी कॉज नहीं कर रहा था और हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो इनफैक्ट बीमारी कॉज नहीं कर रहा था, सेकंड केस में इन दोनों को जब मैंने मिक्स करके माइस में डाला तो बीमारी कॉज हुई। क्यों, वो हमें समझना है। तो देखो क्या हुआ, यहां पर एस स्ट्रेन डाला, माइस की डेथ हो गई, आर स्ट्रेन डाला, माइस जिंदा रहा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला, माइस जिंदा रहा, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो इनएक्टिवेटेड था, जो बीमारी कॉज नहीं कर रहा था, आर स्ट्रेन जो बीमारी कॉज नहीं कर रहा था, इससे माइस की डेथ हो गई। ये हमारा ऐसा केस है जो हमें समझ में नहीं आया, बचे हुए तीनों तो हमने समझ लिए। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट किया गया। सबसे पहले तो माइस को ऐसा नहीं बोलते माइस डाइट, इन्हें क्या बोलते हैं, माइस किल्ड नहीं बोला जाता, कभी बोला जाता है माइस सैक्रिफाइस। साइंस के अंदर जब आप माइस का जिक्र करते हो, किसी एनिमल मॉडल का जिक्र करते हो, तो आप हमेशा इस टर्म का इस्तेमाल करते हो सैक्रिफाइस, यानी कि आपने उस ऑर्गेनिज्म को सैक्रिफाइस किया है, या उस ऑर्गेनिज्म ने अपनी जान सैक्रिफाइस की है साइंस के लिए, फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस।
तो इसीलिए इनको इज्जत में, सम्मान में सैक्रिफाइस कहा जाता है। इस बात का हमेशा याद रखना, काफी सारी बुक्स में किल्ड लिखा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सैक्रिफाइस इज अ गुड वर्ड फॉर द एनिमल मॉडल्स। अब देखो यहां पर क्या हुआ। अब ग्रिफिथ साहब ने कंक्लूड क्या किया? ग्रिफिथ साहब ने यह कंक्लूड किया दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन and R strain becomes S strain that is virulent and synthesize a smooth polysaccharide coat. This is due to the transfer of genetic material. यानी इन्होंने क्या बोला? इन्होंने दो चीजें डाली थी आपके माइस के अंदर। सबसे पहली चीज जो डाली थी वो थी आपका रफ R strain और यहां पर आपका था हीट किल्ड S strain। हीट किल्ड S strain। तो हीट किल्ड S strain में अगर आप देखोगे यहां पर इसका पॉलीसैकेराइड कोट नहीं है इसके पास, लेकिन इसके जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन तो है ना पॉलीसैकेराइड कोट बनाने की। इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर इंफॉर्मेशन तो है ही, इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज कोट। तो क्या हुआ, ये जो डीएनए था जब नॉर्मल टेम्परेचर पे गया ना तो ये रीनेचर हो जाता है। यानी कि अगर आप ज्यादा टेम्परेचर देते हो डीएनए को, जो ऐसे कॉइल्ड है दो स्ट्रैंड्स, ये अनकॉइल हो जाते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप कम टेम्परेचर दोगे ना, जब आप एनिलिंग करवाना चाहोगे, जब आप टेम्परेचर को बहुत कम कर दोगे, तो अल्टीमेटली डीएनए स्ट्रैंड पास पास आके दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो यह कहां हुई प्रोसेस कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है कोट के सिंथेसिस के लिए इंस्ट्रक्शंस तो लेके रखती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा है ठीक से रेप्लिकेट करने का। तो ये क्या करती है, ये एस स्ट्रेन क्या करती है, अपने डीएनए को ट्रांसफर कर देती है आर स्ट्रेन। यहां से डीएनए उठा और आर स्ट्रेन में चला गया, और आर स्ट्रेन में जैसे ही डीएनए गया तो आर स्ट्रेन के पास इंस्ट्रक्शन आ गई। डीएनए में ही सारी कमांड होती है, आर स्ट्रेन में इंस्ट्रक्शन आ गई पॉलीसैकेराइड कोट बनाने की। तो इसने क्या किया, इसने आपका यहां पर पॉलीसैकेराइड कोट बना लिया। और अगर पॉलीसैकेराइड कोट बना लिया तो अब ये आर ना रह करके क्या हो गया, एस हो गया। और अगर ये एस हो गया तो एस आपका क्या होता है, वायरुलेंट होता है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, बीमारी कॉज कर देगा आपके माइस के अंदर। यानी क्या हुआ, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की हम लोग बात कर रहे हैं, दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल गिवन बाय ग्रिफिथ। यहां पर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, यानी जो केमिकल है जो एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है इंफॉर्मेशन लेकर के, हमें उसकी खोज करनी थी। तो यहां पर जब आर स्ट्रेन डाला गया एक माइस के अंदर जो कि नॉन वायरुलेंट होता है, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला गया जो कि अगेन नॉन वायरुलेंट होता है, तो माइस की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था ना, इससे डीएनए निकल करके, या जेनेटिक मटेरियल बोलो तो निकल करके कहां चला गया, आर स्ट्रेन में चला गया। अब आर स्ट्रेन के अंदर नया जेनेटिक मटेरियल आ चुका है, तो उसके अंदर कमांड भी होगी पॉलीसैकेराइड कोट बनाने की। तो आर स्ट्रेन जो है इसने पॉलीसैकेराइड कोट बना लिया, और इसीलिए आपने डाले थे सारे हीट किल्ड एस स्ट्रेन यहां पर बैक्टीरियम, लेकिन आपको माइस के हार्ट से ये भी लिविंग स्टेट के अंदर मिले। लिविंग एस स्टेट या एस स्ट्रेन के अंदर आपको माइस के हार्ट में बैक्टीरियम देखने को मिले। कैसे? क्योंकि जो आर थे वो कन्वर्ट हो गए एस में। क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि इनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है। तो अभी आपके ग्रिफिथ साहब ने ये नहीं बताया कि ये डीएनए है कि नहीं जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम की चीज है जो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में चली गई। इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने इनमें से किसी टर्म का इस्तेमाल नहीं किया। तो अभी भी एक क्वेश्चन हमारे सामने है। अब हमें ये तो पता लग गया कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाती है और उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसीलिए क्या बोला गया, इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला गया कि हाँ भाई, जो नॉर्मल आपके हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, इनमें से कुछ चीज उठ करके आर स्ट्रेन में गई और आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या बोल सकते हो, नॉर्मल आर स्ट्रेन of the bacterium is converted or is transformed into S strain। तो यहां पर ये ट्रांसफॉर्म्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई? क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गया है आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर। तो कहानी क्या हुई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी
कि आपने क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाला माइस के अंदर, तो दोनों के दोनों ही नॉर्मल थे, बीमारी कॉज नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी माइस की डेथ हुई और उसके हार्ट से हमें मिले लिविंग एस स्ट्रेन। अगर हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को डाला था तो वो जिंदा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो आर स्ट्रेन थे ना नॉर्मल जिंदा, वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए। तो मरे हुए एस स्ट्रेन ने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, अपना जेनेटिक मटेरियल दे दिया आर स्ट्रेन को कि भाई तुम ही अब कुछ कर सकते हो। और आर स्ट्रेन के पास जैसे ही शक्तियां आई पॉलीसैकेराइड कोट बनाने की, उसने कोट बनाया और न्यूमोनिया कॉज करना चालू कर दिया माइस के अंदर, जिससे माइस की डेथ हो गई। दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें कुछ भी नहीं पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल किस टाइप का है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, कुछ नहीं पता लगा। लेकिन इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन की ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी ग्रिफिथ साहब ने हमें जो बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम की एक चीज है जो कि आपके मरे हुए एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में जा रही थी, उसकी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हमसे करवाई गई। यानी हमें पता लग गया वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन। तो इस रेस में 3 ही बंदे दौड़ रहे थे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। हमें यह जानना है कि इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया उम्मीदवार है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इन तीनों की डाइजेशन करके देख लेते हैं। देखो, ये आपका एक हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अगर ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है तो इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से ये डीएनए, आरएनए या प्रोटीन गया होगा आर स्ट्रेन के अंदर। अब इसमें से डीएनए, आरएनए या प्रोटीन गया होगा आर स्ट्रेन के अंदर और ये कन्वर्ट हो गया होगा आपके एस स्ट्रेन में, यानी इसने फिर पॉलीसैकेराइड कोट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, अलग अलग एंजाइम्स यहां पर डाले, डाइजेस्टिंग एंजाइम हमने अलग अलग यहां पर डाले और उनका इफेक्ट नोटिस किया, तो लेट मी ड्रॉ द बेसिक आउटलाइन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जिससे कि हम लोग फिर फटाफट केसेस को देख पाए। सबसे पहले साइंटिस्ट ने बोला कि प्रोटीन होता है जेनेटिक मटेरियल, तो बाकी साइंटिस्ट ने बोला ओके प्रोटीन होता होगा। आप एक काम कीजिए, यहां पर एक एंजाइम डाल दीजिए प्रोटीएज। अगर आप प्रोटीएज नाम का एंजाइम डाल देंगे तो जितने भी प्रोटीन्स थे जो अगर ट्रांसफर हो रहे थे एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, प्रोटीन डिग्रेड हो जाएंगे। अगर यहां पर प्रोटीन को आपने डिग्रेड कर दिया है मेरे दोस्त, और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तो कोई पॉलीसैकेराइड कोट नहीं बनता। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि पॉलीसैकेराइड कोट अभी भी बन रहा है आर स्ट्रेन के चारों ओर, एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। ये जो आर स्ट्रेन है अब एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है। यानी अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता और मैं उसे रास्ते में रोक लेता तो पॉलीसैकेराइड कोट नहीं बनना चाहिए था। देखो यार, सिंपल सी बात है, प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल है तो प्रोटीन के जाने से ही सारा काम हो पाएगा। अब प्रोटीन को आपने बीच में रोक लिया है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया है, लेकिन तब भी आपका आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। इससे क्या प्रूफ होता है कि प्रोटीन वो चीज नहीं थी। प्रोटीन वॉज नॉट नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोटीन का कोई रोल नहीं था, यह हमने प्रोटीएज से कंफर्म कर लिया। अब काफी साइंटिस्ट ने बोला कि भाई आरएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का, तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, आरएनएज का इस्तेमाल कर लो। भाई आरएनएज का इस्तेमाल कर लो ना, अगर आपका आरएनए ट्रांसफर हो रहा है उसे रास्ते में डाइजेस्ट कर दो। अगर आरएनए को डाइजेस्ट करोगे और आरएनए जेनेटिक मटेरियल हुआ तो ऊपर कोट नहीं बनेगा। इन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन दोबारा से एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी आरएनए अगर नहीं भी पहुंचा ना इस बैक्टीरिया के अंदर तो भी आर स्ट्रेन आपका एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ। क्या बात हमें यहां से पता लगी कि आरएनएज अगर आप यूज करते हो तो आरएनए की डाइजेशन हुई और आरएनए के बिना भी आपका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिला, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ। यानी आरएनए का कोई रोल नहीं था इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बिना आरएनए के भी काम हुआ। फिर साइंटिस्ट ने बोला चलो डीएनए पे ट्रायल मारते हैं। तो क्या किया इन्होंने, डीएनए डाल के देख लिया कि अगर डीएनए डाइजेस्ट कर दिया आपने, अगर डीएनए नहीं पहुंच रहा है आर स्ट्रेन तक, तो क्या ये एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होगा। साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि यहां पर ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, कोई इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का कोट नहीं आया, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। यानी अगर आप डीएनए को रोक लेते हो रास्ते में, डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हो, तो आपका
पॉलीसैकेराइड कोट नहीं बनता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। शुद्ध हिंदी में बात बताएं तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का सार क्या है कि डीएनए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं था। प्रोटीन को मत जाने दो आर स्ट्रेन के अंदर, फिर भी काम हो रहा है। आरएनए को मत जाने दो आर स्ट्रेन के अंदर, फिर भी काम हो रहा है, वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन डीएनए को अगर रोक लिया तो वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब डीएनए इज द अल्टीमेट थिंग दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन बैक्टीरियम इनटू एस स्ट्रेन बैक्टीरियम। यहां पर एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी नाम के साइंटिस्ट ने यह प्रूव कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यहां पर इन्होंने प्रूव कर दिया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या साइंटिस्ट बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर पाए, मतलब मान पाए इस चीज को? क्या ये जस्टिफाइबल स्टेटमेंट थी? क्या साइंटिस्ट एकदम कंक्लूजन पर पहुंच गए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? द आंसर इज नो। साइंटिस्ट बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थे। वो बोले कि हम अब भी नहीं मानते डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका ये जो प्रोटीन है ना, डीएनए एक एंजाइम है एंड एंजाइम इज इटसेल्फ द प्रोटीन। तो उन्होंने बोला आपने जो एंजाइम्स यूज किए हैं ना यहां पर, ये खुद इम्प्योर है। एंजाइम जो आपने यूज किए हैं ये खुद इम्प्योर है, जिस वजह से आपका कंक्लूजन गलत आया। जो आपने प्रोटीएज यूज किया है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, हो सकता है उसने प्रोटीन को ठीक से डाइजेस्ट ही ना किया हो और थोड़ा बहुत प्रोटीन पहुंच गया हो आर स्ट्रेन के अंदर और उसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया हो। यानी साइंटिस्ट मान कर बैठे थे कि भाई ये एक्सपेरिमेंट गलत है। दूसरा, इन्होंने बोला कि भाई हम ट्रांसफॉर्मेशन नाम के किसी एक्सपेरिमेंट को नहीं जानते, क्योंकि उस टाइम तक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला खेल था कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं, डीएनए ट्रांसफर हो सकता है, तब तक ये जो था प्रोसेस ये वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं था। इट वॉज नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड। तो साइंटिस्ट को यह बात मानने में काफी वक्त लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कुछ हो सकता है बैक्टीरिया के अंदर। वो सोचते थे कि बैक्टीरिया इतना सिंपल है, उसमें कहां ही ऐसी चीजें होती होंगी। तो नॉर्मली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कार्ड कर दिया, बोले कि हम तो भाई कन्विंस नहीं हुए, इट इज नॉट अ कंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट। ये कोई दुनिया का बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसको हम पाथ ब्रेकिंग बोल सके कि भाई मजा आ गया। इन्होंने बोला हाँ आपने अपने हिसाब से बता दिया है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, हम नहीं मानते क्योंकि आपने जो एंजाइम यूज किया हो सकता है वो प्योर ना हो। तो प्रोटीन के पीछे साइंटिस्ट अड़े हुए थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि आपकी बॉडी में हर जगह प्रोटीन है। आपका बाल प्रोटीन है, आपका नाखून प्रोटीन है, आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडीज प्रोटीन है, आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो कोट बनता है लिपिड के साथ एसोसिएशन में, दैट इज प्रोटीन। आपके मेम्ब्रेन को जो स्टेबलाइज करने वाले पार्टिकल्स हैं, दे आर प्रोटीन। मेम्ब्रेन में चैनल जो बनते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन टनल्स जो बनते हैं, वो भी प्रोटीन है। आप अपने ब्लड में, आप अपनी ज्यादातर बॉडी के ऑर्गन्स में जहां भी देखोगे आपको प्रोटीन ही मिलेगा। आपके जीन्स जो है जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो क्या बनता है? वर्क हॉर्सेस ऑफ योर बॉडी दैट आर प्रोटीन्स। यानी कि कोई भी काम अगर आपको कराना है अपनी बॉडी के अंदर तो डीएनए को आपको कन्वर्ट करना होगा आरएनए में और आरएनए को आपको कन्वर्ट करना होगा प्रोटीन में, तब आप बोलोगे कि हाँ भाई कोई काम हो सकता है। यानी प्रोटीन के बिना आपकी बॉडी में कोई काम नहीं हो सकता, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो, चाहे वो आपका कैटालिटिक प्रोटीन हो, हर जगह प्रोटीन ही प्रोटीन है। तो साइंटिस्ट मानते थे कि भाई यही है बॉडी का करता धरता। इन्हें यह नहीं पता था कि इस प्रोटीन का भी बाप है कोई जो एक्चुअल में इसे बनाता है, जो एक्चुअल में कमांड देता है प्रोटीन बनाने की। तो इसलिए डीएनए से साइंटिस्ट कन्विंस्ड नहीं थे, बोले हम नहीं मानेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कोई बढ़िया सा प्रूफ लेकर आओ तब तो माने, इस एक्सपेरिमेंट में तो हम नहीं मान सकते। तो साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। 3 चीजें हमने करी, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, इसका मतलब प्रोटीन के ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आरएनए को डाइजेस्ट किया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, मतलब आरएनए के ना जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन डीएनए को अगर रास्ते में रोक लिया तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, यानी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और ये अच्छा एक्सपेरिमेंट था, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन उस टाइम के साइंटिस्ट भी गलत नहीं थे। तो देख लेते हैं कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या है। अब यहां पर 3 साइंटिस्ट आए, इन तीनों साइंटिस्ट के नाम थे एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। इन्होंने 1933 से 1944 तक एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नेचर क्या है। यानी ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बोला था कुछ ऐसी चीज है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से लिविंग आर स्ट्रेन के अंदर गई। वो चीज क्या है ये हमें पता लगाना है। तो यहां पर
इन्होंने प्योरीफाई किया प्रोटीन को, डीएनए को एंड आरएनए को, जो कि तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटर्स थे इन द रेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और इन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लाइव आर को एस में कन्वर्ट कर सकती है। तो इन्होंने देखा डीएनए जो है सिर्फ यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन करवा पा रहा था, डीएनए के अलावा कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा पा रहा था। प्रोटीएजेस और आरएनए को अगर आप यूज कर रहे थे, यानी आपने प्रोटीन को अगर डाइजेस्ट कर दिया और आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पे, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुई। लेकिन जब आपने डीएनए की हेल्प से डाइजेशन कर दी डीएनए की, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, ट्रांसफॉर्मेशन वाज इनहिबिटेड। तो जाहिर सी बात थी कि यहां पर जो है डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो बायोकेमिकल नेचर हमें पता लग गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसको कह रहे थे ग्रिफिथ साहब, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आखिरकार क्या है, वो आपका डीएनए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, आपका डीएनए है। नाउ यहां पर अगला एक्सपेरिमेंट है जिसको आप क्या कहते हो, ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, विच वाज डन बाय एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। इसे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से भी बखूबी जाना जाता है। यहां पर इन्होंने क्या किया, इसका बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, अदरवाइज यहां पर आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। तो बेसिक कंसेप्ट पे हम लोग पहुंच जाते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल बी कमिंग बैक टू दिस डायग्राम। आपको पता है कि आपके प्रोटीन्स किन से बनते हैं, आपके प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से, राइट। अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। और ये अमीनो एसिड जो होते हैं, क्या इनमें कहीं पर फॉस्फेट होता है, डू दे कंटेन फॉस्फेट? कोई भी ऐसा अमीनो एसिड नहीं है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जिसमें फॉस्फेट होता हो। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि क्या इनमें सल्फर होता है, तो यस होता है। दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बोले जाते हैं, जिनका नाम है सिस्टीन और मिथायोनिन। तो यहां पर प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन में स्पेसिफिकली सल्फर प्रेजेंट हो सकता है। और दूसरा अगर आप देखें डीएनए, तो डीएनए किसका बनता है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर ये न्यूक्लिक एसिड है तो ये किसका बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स का बनेगा। और ये न्यूक्लियोटाइड्स किसके बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो फॉस्फेट आपका सिर्फ यहां पर प्रेजेंट रहेगा, फॉस्फेट आपका सिर्फ डीएनए में होता है। लेकिन क्या डीएनए में सल्फर होता है, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में सल्फर नहीं होता। तो यहां पर सल्फर नहीं होगा, यहां पर सिर्फ फॉस्फेट होगा। ओके, फॉस्फेट क्यों होगा, क्योंकि यहां पर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, फॉस्फोरिक एसिड। अब हमने ये बात क्यों की, हमने ये बात क्यों की कि प्रोटीन के अंदर सल्फर है, फास्फोरस नहीं है। और हमने ऐसे बोला कि डीएनए के अंदर फास्फोरस है, सल्फर नहीं है। हमने क्यों की ये बात, हमने ये बात इसीलिए की जिससे कि हम स्पेसिफिकली टैग कर पाए, हम लोग स्पेसिफिक टैगिंग कर पाए हमारे डीएनए और प्रोटीन की। हमें यह देखना है कि एक जो वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, इसका नाम बैक्टीरियोफेज क्यों है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। हमें यह देखना है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, जब ये बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो ये बैक्टीरिया के अंदर क्या भेजता है। अब जो सामान ये बैक्टीरिया के अंदर भेजेगा टू मेक इट्स ओन कॉपीज, वही चीज इसका जेनेटिक मटेरियल होगी। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इसने अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर भेजा है या प्रोटीन को। अगर हम इस डीएनए को टैग कर दें फास्फोरस से, और एक एबनॉर्मल फास्फोरस से, नॉर्मल वाले से नहीं, एबनॉर्मल फास्फोरस से अगर हम इसे टैग कर दें, अगर हम इसे P32 से टैग कर दें, और अगर हम इस प्रोटीन कोड को टैग कर दें सल्फर से, और वो भी एक एबनॉर्मल सल्फर से, यानी कि सल्फर 35 से, तो हमें पता लग जाएगा कि बैक्टीरिया के अंदर क्या गया। अगर बैक्टीरिया के अंदर हमें P32 मिला, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसके अंदर फास्फोरस गया है, रेडियो लेबल्ड। तो क्या हुआ, अगर फॉस्फेट अंदर गया है, इसका मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जो कि बैक्टीरिया के अंदर गया, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन लेकर गया होगा, सिंपल सी बात है। और अगर हमें इस बैक्टीरिया के अंदर मिला है सल्फर 35, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सल्फर जिस चीज के अंदर था, यानी कि प्रोटीन के अंदर, वो जेनेटिक मटेरियल है, यानी प्रोटीन आपका बैक्टीरिया के अंदर जाता है।
तो हमने यहां पर क्या लिया है, मॉडल ऑर्गेनिज्म, एक हमने बैक्टीरिया लिया है, एक हमने बैक्टीरियोफेज लिया है यानी वायरस लिया है, और उस वायरस को हमने अटैक करवा दिया बैक्टीरिया के ऊपर। और फिर हमने ये नोटिस किया कि आपका बैक्टीरिया के अंदर एक्चुअल में क्या गया है, डीएनए गया है या प्रोटीन, और हमारा जो रिजल्ट आएगा उस बेसिस पर हम लोग प्रूव कर देंगे कि विच वन ऑफ देम इज द जेनेटिक मटेरियल, इट इज डीएनए और इट इज प्रोटीन। तो पहले तो ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि P32 और S35 क्यों लिए, क्योंकि आपका डीएनए है, इसमें सिर्फ फास्फोरस प्रेजेंट होता है फॉस्फेट की वजह से, और सल्फर प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड में यानी कि प्रोटीन में प्रेजेंट होगा। तो हमें यह देखना है कि वायरस का कौन सा पार्ट जाता है आपका बैक्टीरिया के अंदर। तो लेट्स चेक इट आउट। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने फेज ले रखा है यानी बैक्टीरियोफेज, जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, इसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, ठीक है। और आपने यहां पर देखा कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन जो था इसमें S35 था यानी सल्फर 35, और दूसरे बैच के अंदर आपका P32 था यानी रेडियो एक्टिव फास्फोरस आपने ले रखा है, जिससे आपने किसको टैग कर दिया है, डीएनए को, क्योंकि फास्फोरस सिर्फ और सिर्फ डीएनए में ही होता है। तो एक बैच में आपका रेडियो एक्टिव प्रोटीन है और दूसरे में आपका रेडियो एक्टिव डीएनए है, और आपने इन वायरसेस को, इन बैक्टीरियोफेजेस को अब अटैक करा दिया है बैक्टीरिया से, राइट, बैक्टीरिया के ऊपर इन्हें छोड़ दिया है। तो सबसे पहले ये जो टेल फाइबर्स है ये जाकर के यहां पर अटैच हो जाएंगे और आपके अटैच हो जाएंगे बैक्टीरियम सरफेस से। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं अटैचमेंट। तो पहला जो यहां पर प्रोसेस होगा दिस इज कॉल्ड एज अटैचमेंट, अटैचमेंट जिसे आप ए बोल सकते हैं, ए फॉर अटैचमेंट। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसे एक मिक्सर में डाला और घुमा दिया। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर वायरस लगे हुए हैं, तो उसको जो सामान अंदर इंसर्ट करना था बैक्टीरिया के उसने कर दिया। फिर हमने क्या किया भाई, जो सामान इंसर्टेड है बैक्टीरिया के अंदर दैट्स टोटली फाइन, जो बाहर का कचरा है उसको रिमूव करो। तो इन्होंने क्या किया, ब्लेंडिंग करा दी। ब्लेंडिंग मतलब ब्लेंडर में डाला, मिक्सी में डाला और घुमा दिया। तो ऊपर जो सामान लगा हुआ था जो नहीं गया बैक्टीरिया के अंदर, ये क्या हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है। जो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो गया दैट इज टोटली फाइन, जैसे ये इंसर्ट हो गया, यहां पर ये इंसर्ट हो गया, दैट इज टोटली फाइन। बैक्टीरिया के अंदर जो रह गया वो तो अंदर है ही, बाहर का जो सामान है इसको आपने ब्लेंडर से घुमा दिया और आपके पास एक मिक्सचर आ गया कि हाँ भाई बैक्टीरिया के अंदर जो गया है वो अंदर, बाहर वाला सामान घूम रहा होगा आपके इस मिक्स जो आपका यहां पर बना है सॉल्यूशन इसके अंदर। तो दिस वाज द सेकंड पार्ट जिसको आपने क्या बोला, ब्लेंडिंग, बी फॉर ब्लेंडिंग। ओके, तो पहला जो आपका प्रोसेस था दैट इज ए अटैचमेंट, सेकंड बी ब्लेंडिंग। फिर आप क्या कराते हो, फिर आप कराते हो सी सेंट्रीफ्यूज, सी फॉर सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अब आपका सेंट्रीफ्यूज लो, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, उसमें आप क्या कर सकते हो, ट्यूब्स ऐड कर सकते हो। तो इसका थोड़ा सा सोल्यूशन लेके मैंने उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब जैसी में, बहुत छोटे साइज के टेस्ट ट्यूब मैंने उसके अंदर डाला और उसके बाद मैंने उसे घुमा दिया। तो हल्का पदार्थ ऊपर आ जाएगा और भारी पदार्थ नीचे चला जाएगा। भाई सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल ही यही है। अगर आप कभी सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हो तो भारी चीज जो है वो नीचे रहेगी क्योंकि उस पर ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, और हल्की चीज ऊपर चली जाएगी। तो आप चीजों को अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। तो यहां पे जब आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई तो नीचे तो आपका पैलेट बन गया। पैलेट मतलब जो चीज नीचे बैठ जाती है, जो चीज हैवी है वो पैलेट बना लेती है, और जो चीज ऊपर रहती है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सुपर नेटेंट। सुपर क्योंकि ये ऊपर रहता है, ओके, सुपर से ऊपर है ये, तो इसका नाम हो जाएगा सुपर नेटेंट, यानी ये ऊपर तैर रहा है, हल्का है। ओके, लोअर मॉलिक्यूलर वेट का है ना, तो लेस वेट इसका होगा, हल्का है। तो हमें ऐसा देखने को मिला कि बैक्टीरियल सेल जो भारी था वो तो आपका नीचे है, और आपके ये जो वायरस के खोखे हैं खाली, ये आपके ऊपर पड़े हुए हैं। हमें पता लगा इस एक्सपेरिमेंट से कि रेडियो एक्टिविटी जो है ये लिक्विड में है, ये पैलेट में नहीं है। यानी रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, बैक्टीरिया के बाहर है। अगर रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के बाहर है, ओके, तो आपने रेडियो एक्टिविटी किसमें दी थी, प्रोटीन में। तो जाहिर सी बात है प्रोटीन आपका बैक्टीरिया के बाहर ही रहता है, आउट ऑफ बैक्टीरिया। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, अगर प्रोटीन आउट ऑफ बैक्टीरिया रहता है तो डीएनए आपका इनसाइड गया होगा, सीधी सी बात है, लॉजिक है।
यानी डीएनए अंदर जाता है तो पहली बात यहां पर प्रूफ हो गई, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए अंदर गया। लेकिन हमारे दूसरे एक्सपेरिमेंट के लॉजिक को भी हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर इन्होंने जब ब्लेंडिंग कराई और सेंट्रीफ्यूगेशन कराई तो नीचे पैलेट बना, भारी चीज में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, यानी बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी थी। और बैक्टीरिया के अंदर इस बार क्या गया था, बैक्टीरिया के अंदर इस बार गया था रेडियो एक्टिव डीएनए, यानी आपने डीएनए को रेडियो एक्टिविटी सौंपी थी इस बार, और वही रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिली पैलेट में। यानी कि डीएनए जो रेडियो एक्टिव था इस बार एंटर कर गया है इनटू द बैक्टीरियम। तो ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से भी यही पता लगा कि आपका डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और नीचे वाले सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से भी पता लगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दोनों बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, दोनों बातें सेम तरफ इशारा करती हैं, दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दोनों बातें एक तरफ इशारा करती हैं, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कैसे प्रूफ हुआ, यहां पर हमने देख लिया कि प्रोटीन आउट ऑफ द बैक्टीरिया है, यानी प्रोटीन अंदर नहीं जाता तो डीएनए ही जाता होगा। और यहां पर हमने देख लिया डीएनए खुद अंदर जा रहा है और प्रोटीन नहीं जा रहा है। दोनों बातों का मतलब एकदम सेम है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इस बार कंप्लीटली प्रूफ हो गया। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है, ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट को, कि इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया। यानी अब सब लोग चुपचाप बैठ जाओ, अब इस चीज को कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। कंप्लीट प्रूफ मिल गया है पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि प्रोटीन जा ही नहीं रहा है बैक्टीरिया के अंदर, बाहर रह जा रहा है, जबकि आपका बैक्टीरिया के अंदर क्या जा रहा है, डीएनए। इसे कहा गया ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मिक्सर का बहुत इस्तेमाल किया गया। और यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगेशन कराई जाती है वो कौन सी है, 6 मोलर CaCl का इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रीफ्यूज के अंदर, यानी 6 मोलर सीजियम क्लोराइड का, CS मतलब सीजियम, Cl मतलब क्लोराइड। 6 मोलर सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट्स बनाए जाते हैं अलग अलग डेंसिटी के, और उनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन पर्पस। तो यहां पे जो आपका बैक्टीरियोफेज यूज हुआ है ये है आपका T2, इसे बोला जाता है T2 बैक्टीरियोफेज। और जो आपका यहां पर बैक्टीरियम है ये आपका क्या है, एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई। तो यहां पर देखो एक्चुअल में क्या हुआ। नाउ दिस इज द समरी ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी रेड, जो पढ़ा है उसकी समरी है ये। 2 प्रिपरेशन बनाई बैक्टीरियोफेज की, एक में S35 डाला, सल्फर किस में डाला था, सल्फर किसका पार्ट है, प्रोटीन का, तो प्रोटीन को कोड किया यहां पर। एक में P32 डाला, यानी डीएनए के अंदर फॉस्फेट होता है, डीएनए को कोड किया यहां पर। तो प्रोटीन जो थे ये लेबल हो गए S35 से, और डीएनए लेबल हो गया आपका P32 से। फिर ये जो बैक्टीरियोफेज है इनको ई कोलाई के ऊपर, यानी T2 बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई के ऊपर अटैक करवा दिया। अब ई कोलाई सेल्स के ऊपर बैक्टीरियोफेज अटैच है, इसे ब्लेंडर में डाल दिया, ब्लेंडर में डाला जिससे चीजें जो हैं हिल जाए, एजिटेट हो जाए। भाई अगर ये मेरा सेल का सरफेस है, इसके ऊपर कोई चीज आके बैठी है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया, अब इस खोखे का क्या करोगे, हटाना ही पड़ेगा ना। तो एजिटेट जब करोगे ना, थोड़ा सा हिलाओगे इस मिक्सचर को, तो ऊपर वाली चीजें जो टाइटली बाइंड नहीं होती है हट जाती है आसानी से। तो यहां पर क्या हो गया, ब्लेंडर में जब डालोगे तो अनबाउंडेड पार्टिकल्स हट जाएंगे और जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर ही फिक्स हो जाएगा। तो यहां पर फेज पार्टिकल आपके सेपरेट हो गए फ्रॉम द बैक्टीरिया, यहां पर भी फेज पार्टिकल सेपरेट हो गए फ्रॉम द बैक्टीरिया। फिर इन दोनों चीजों के सेंट्रीफ्यूगेशन को कराया गया। क्या इस्तेमाल किया गया, यहां पर 6 मोलर सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया, और देखा गया कि हैवी बैक्टीरियल सेल आर फॉर्म्ड एज अ पैलेट एट द बॉटम। और यहां पर देखा गया कि लाइटर वायरल कंपोनेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल रिमेन इन द सुपरनेट, यानी हल्के जो पार्टिकल्स हैं वायरस वो ऊपर चले गए, प्रोटीन, और आपका जो बैक्टीरिया है डीएनए उसके अंदर चला गया। ये बात आपने यहां पर देखी। तो 1952 के अंदर हुए इस ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता लगा कि सुपरनेटेंट कंटेन वायरल प्रोटीन। जो आपने यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन कराई है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन में नीचे तो जो जमा होती है चीज, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं पैलेट, क्योंकि ये बहुत भारी है तो एक गिट्टी सी बन जाती है जिसे पैलेट कहते हैं। और ऊपर क्या है आपका हल्का सा, हल्के यहां पर सॉल्वेंट देखने को मिलता है। इसे आपने क्या कहा, इसे आपने कहा सुपरनेटेंट, इसे आपने कहा सुपरनेटेंट, ठीक है। तो इन्होंने देखा सुपरनेटेंट कंटेन्स वायरल प्रोटीन लेबल्ड विद S35,
यानी S35 लेबल्ड प्रोटीन सुपरनेटेंट में है, यानी वो बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं, क्योंकि पैलेट के अंदर बैक्टीरिया था और सुपरनेटेंट के अंदर वायरल प्रोटीन था। यानी प्रोटीन आपका बाहर की साइड है तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया होगा। तो S35 आपका बाहर पड़ा हुआ था, बैक्टीरिया के अंदर एंटर ही नहीं किया। इसका मतलब हमें यह पता लगा कि वायरल प्रोटीन एंटर नहीं करता बैक्टीरिया में। दूसरे केस में हमने देखा जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था ना, ये आपका P32 से लेबल्ड जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, जो डीएनए का पार्ट था, ये आपका बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। यानी डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाता होगा तो डीएनए क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल हुआ। तो हमें यह देखने को मिला कि जो पैलेट बैक्टीरिया था इसके अंदर आपको डीएनए का फ्रैक्शन देखने को मिला, तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। जबकि प्रोटीन जो है ये आपका सुपरनेटेंट में है, यानी आउटसाइड द बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है इट कैन नॉट बी अ जेनेटिक मटेरियल, ये एक जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है ये। इसमें आपको अनइक्विवोकल प्रूफ मिल गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब कोई भी ये नहीं बोल सकता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब कोई भी चू चपाट नहीं कर सकता था कि प्रोटीन है भैया जेनेटिक मटेरियल। अब ये कंफर्म हो गया, प्रोटीन को स्पेसिफिकली हमने कंपटीटर मान करके उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जेनेटिक मटेरियल होने की रेस से। हमने दिखा दिया कि प्रोटीन एंटर करता ही नहीं है। चाहे आप S35 की बात करो, चाहे आप P32 की बात करो, दोनों ही केसेस में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एंटर किया है बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटीन डज नॉट एंटर इनटू द बैक्टीरिया। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, डीएनए के क्या क्या काम है, आरएनए के क्या क्या काम है, क्योंकि कुछ के अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। क्या क्या काम है इनके? इट विल बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी ये रेप्लिकेशन करनी आनी चाहिए इसे। डीएनए अगर आप देखें तो डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, डीएनए कैन मेक इट्स ओन कॉपी, और आरएनए भी अपनी कॉपी बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई कोई आरएनए वायरस आपकी बॉडी के अंदर आया है बीमारी फैलाने के लिए, तो आपकी बॉडी के अंदर आकर के वो बीमारी कैसे फैलाता है? आपके एक सेल को कंट्रोल करता है, आपके किसी सेल के अंदर घुसता है और उस सेल को कमांड देता है कि भाई अब मैं जो बोल रहा हूं तुम मेरे लिए बनाना स्टार्ट करो। तो अल्टीमेटली आरएनए जो है अपने जैसे और पार्टिकल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। सिमिलरली डीएनए भी आपकी बॉडी में जब भी सेल डिवीजन होता है तो डीएनए आधा आधा बढ़ता है डॉटर सेल्स के अंदर, तो यह भी रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिका का मतलब क्या होता है? कॉपी। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही अपनी कॉपी बना सकते हैं, इसीलिए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं। केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। अगर आप बात करें आरएनए की तो ये कम स्टेबल है, जबकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी में एक पॉइंट एक्स्ट्रा किसे जाएगा? डीएनए को जाएगा। डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए ज्यादा स्टेबल है तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा डीएनए को जाएगा, इसीलिए ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। आरएनए बहुत कम के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। थर्ड, प्रोवाइड द स्कोप फॉर म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। स्लो म्यूटेशन होनी चाहिए, तभी आप इवॉल्व कर पाओगे। अभी टाइम के साथ साथ आपने भी कितना इवॉल्व किया है। हम अगर जब इवोल्यूशन पढ़ते हैं या आपने अलग अलग चैनल्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस में काफी बार देखा होगा कि पहले आप झुक करके चलते थे, आदि मानव टाइम की स्टेज आपने देखी थी, फिर आप डेवलप हुए हो, तब जाके आप बायपेडल लोकोमोशन करने लगे हो, दो पैरों पे चलने लगे हो। काफी सारी एडवांसमेंट्स आपके अंदर आई हैं, क्रेनियल कैपेसिटी में काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो यहां पर क्या है? म्यूटेशन होनी चाहिए, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, उसमें चेंजेस आते रहने चाहिए धीरे 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 धीरे, तभी जाके आप इवॉल्व कर पाओगे। तो डीएनए भी आपका इवॉल्व कर सकता है, आरएनए भी आपका इवॉल्व कर सकता है। हाँ, आरएनए थोड़ा लेस स्टेबल है, तो ये क्या करता है? इवॉल्व करता है एट अ फास्टर रेट। आरएनए इवॉल्व करता है एट अ फास्टर रेट, डीएनए इवॉल्व करता है एट अ स्लोअर रेट, लेकिन हाँ इवॉल्व कर सकते हैं दोनों, तो इसीलिए दोनों जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में एकदम फिट होते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में अपने आप को क्या करे? एक्सप्रेस करे। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? मेंडेलियन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मेंडल साहब ने क्या कहा था कि जब भी कोई फैक्टर पेरेंट से आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो वो फैक्टर एक्सप्रेस करेगा, किसी ना किसी कैरेक्टर को जन्म देगा आपकी बॉडी के अंदर। तो यहां पर क्या है? मेंडेलियन
जेनेटिक्स के अनुसार मेंडल साहब ने कहा था कुछ फैक्टर्स आपकी बॉडी के अंदर आते हैं जिनको आज के दिन में आप क्या बोलते हैं, जीन्स। और ये जीन्स क्या है, दीज जीन्स आर नथिंग बट द कोडिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो ये जो डीएनए है आगे चल के आरएनए बना सकता है, और ये आरएनए आगे चल के क्या बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। यानी क्या होगा, डीएनए आगे चल के अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी ना किसी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा ना, किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए तो होगा ही। भाई समझ लो, मैंने एक ऐसा प्रोटीन बनाया जो मेरे बालों को काला करता है, तो कौन सा कैरेक्टर यहां पर इंफ्लुएंस हो रहा है, हेयर कलर। कोई ऐसा प्रोटीन मैंने बनाया जिससे मेरी हाइट बढ़ जाए, कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, हाइट, राइट। सिमिलरली यहां पर क्या है, डीएनए जब भी कोई चीज बनाएगा आपकी बॉडी का कोई ना कोई कैरेक्टर इंफ्लुएंस होगा। तो डीएनए आपका आरएनए बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए आपका प्रोटीन बनाता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो डीएनए भी आरएनए के थ्रू प्रोटीन बना सकता है, और आरएनए तो डायरेक्ट ही प्रोटीन बना सकता है। तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। दोनों के दोनों प्रोटीन्स बना सकते हैं। क्या दोनों के दोनों प्रोटीन्स बना सकते हैं? यस, बल्कि आरएनए जल्दी प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि आरएनए को तो एक ही स्टेप करना है, सीधा प्रोटीन। लेकिन डीएनए को 2 स्टेप करने हैं, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो आपने यहां पर देखा कि आपके डीएनए और आरएनए दोनों में कड़ी टक्कर है। क्या दोनों के दोनों रेप्लिकेशन कर सकते हैं? यस। क्या केमिकली स्टेबल है? ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो स्टेबल है उसके 4-5 नंबर एक साथ ही बढ़ गए। तो डीएनए इज मोर स्टेबल, इसीलिए प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल है। बाकी सारी चीजें कम भी हो चलेंगी, लेकिन टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग मस्त एकदम इंसान हो, आपके बच्चे पेंगुइन पैदा हो रहे हैं, दैट इज रियली नॉट द केस। हमें उतनी भी इवोल्यूशन की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल डीएनए के काफी पॉइंट बढ़ जाते हैं। स्कोप फॉर म्यूटेशन, डीएनए में कम स्कोप है, आरएनए में ज्यादा स्कोप है, लेकिन दोनों के दोनों में ही इवोल्यूशन का स्कोप है। हमें जितना चाहिए हमारे अंदर उतनी इवोल्यूशन हो जाती है, उतना रेट म्यूटेशन का है हमारे अंदर। बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, डीएनए आरएनए बनाकर प्रोटीन बनाएगा, आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना लेगा। तो सब प्रॉपर्टीज हैं डीएनए के अंदर भी, आरएनए के अंदर भी। तो दोनों के दोनों बढ़िया जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं। नाउ विच इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल? ऑब्वियसली द डीएनए। कैसे? दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर इफ सुटेबल कंडीशन आर प्रोवाइडेड। यानी अगर आपकी हीटिंग से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दिया गया है, तो वो स्ट्रैंड्स पास पास भी आ जाते हैं अगर सुटेबल कंडीशंस गिवन हो। ये कैसे प्रूफ होता है? ये प्रूफ होता है आपके ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट से। ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या बताया था कि हमने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया है। अब हीट किल कर दिया है हमने, लेकिन तब भी डीएनए आपका कहां चला जाता है? आर स्ट्रेन के अंदर, और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो हीट किल्ड करने के बावजूद भी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया अपने डीएनए को रिटेन कर पा रहा था। इसका मतलब डीएनए कितना स्टेबल होगा, सोच सकते हो, बहुत स्टेबल होता है। लेकिन यहां पर आरएनए के अंदर अगर आप देखो तो 2' OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होने की वजह से आरएनए जो है लेबाइल होता है, रिएक्टिव होता है एंड डिग्रेडेबल होता है। एंजाइम इसकी तलाश में घूमते हैं कि कब आरएनए बने, कब आरएनए को हम लोग डिग्रेड करें। तो आरएनए इज वेरी लेस स्टेबल। इनफैक्ट डीएनए को आइसोलेट करना इज कंपैरेटिवली इजी। जब आप आगे चल के एक्सपेरिमेंट्स करोगे इन द रिसर्च फील्ड, डीएनए को आप लोग आइसोलेट कर सकते हो, लेकिन आरएनए को आइसोलेट आप लोग बहुत ही कम, ऐसे चुनिंदा अच्छे रिसर्चर्स होते हैं जो कॉलेज लेवल पे आरएनए आइसोलेट कर पाते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए आप आइसोलेट कर पाओगे, बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल होता है, बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। डीएनए स्टेबल है, लेकिन ये बेचारा बहुत ही ज्यादा प्रोन होता है अलग अलग चीजों के लिए, ओके, बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल। डीएनए इज लेस रिएक्टिव क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है इसमें, इट इज मोर स्टेबल। थाइमीन जो है ये प्रेजेंट होता है यूरेसिल की जगह पे, जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो पहली बात तो इसमें एक ऑक्सीजन कम है, दूसरी बात इसमें थाइमीन है जिसका स्ट्रक्चर डीएनए के लिए बहुत ही ज्यादा वाजिब है। आरएनए इतना रिएक्टिव है कि ये कैटालिटिक है। मैंने आपको बताया था जो 16S rRNA होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये इनफैक्ट एंजाइम की तरह बिहेव करता है, जिसको आप राइबोजाइम बोलते हो।
तो आरएनए तो इतना रिएक्टिव है कि वो एंजाइम की तरह बिहेव करता है, तो ये बहुत अनस्टेबल भी है। अगर आप देखोगे म्यूटेशन का रेट, तो डीएनए में स्लो म्यूटेशन होती है जो कि हमारे लिए इवोल्यूशन के लिए काफी है, लेकिन आरएनए में बहुत फास्टर म्यूटेशन होती है। बैक्टीरिया वगैरह जो है, सॉरी वायरस वगैरह जिनमें आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाते हैं, अपने वेरिएंट्स बना लेते हैं। जैसे आपने कोविड के वेरिएंट्स सुने होंगे कि नए नए कोविड के स्ट्रेन्स जो है बन बन के सामने आ रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फास्टर म्यूटेशन रेट। बेटर फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटीरियल इंफॉर्मेशन ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, स्टोरेज कर सकता है आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की काफी सदियों तक, क्योंकि यही वो चीज है जो कि स्टेबल है। आपकी इंफॉर्मेशन आपकी अगली जनरेशन में जाएगी बहुत ही थोड़े से चेंज के साथ, लेकिन बैक्टीरिया में वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल छोटी है, और वायरस में और ज्यादा चेंज हो जाती है क्योंकि उनमें आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल। बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसमिशन के लिए आरएनए बेस्ट है, जबकि स्टोरेज के लिए आपका डीएनए बेस्ट है। ओके, इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, जब बैक्टीरिया को आपने हीट किल किया था तो आपने देखा था कि डीएनए की जो प्रॉपर्टीज थी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, वो आपकी आर स्ट्रेन के अंदर जाकर के उसे एस स्ट्रेन में तब्दील कर पा रही थी, राइट। तो इसका मतलब डीएनए अच्छा खासा स्टेबल होता है, यानी अच्छा खासा स्टेबल होता है, इसीलिए डीएनए एक प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए में काफी सारे लोचे देखने को मिल सकते हैं, बट डीएनए में ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी इज द प्राइम कंसर्न। तो आप यहां पर लिख भी सकते हो कि आरएनए सर फास्ट इवॉल्व करता है, आरएनए कैटालिटिक भी है, तो डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है? बिकॉज स्टेबिलिटी इज द मेन कंसर्न। यानी अगर हमें एक ही चीज पर फोकस करना हो कि भाई कौन होगा जेनेटिक मटेरियल जो स्टेबल है, वो होगा एज सिंपल एज दैट, स्टेबिलिटी के एक्स्ट्रा पॉइंट। आरएनए म्यूटेट करता है एट वेरी फास्टर रेट, बहुत तेजी से म्यूटेट करता है बिकॉज बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ही कम स्टेबिलिटी है इसकी। देयरफॉर आरएनए वायरसेस जो है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इनका शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, तो ये म्यूटेट और इवॉल्व कर सकते हैं एट अ फास्टर रेट। पहली बात तो लाइफ साइकिल छोटी सी है, दूसरा बहुत जल्दी अपने आप में चेंजेस लाते हैं, तो कुछ ही जनरेशन के अंदर, कुछ ही टाइम के अंदर, इनफैक्ट इन सेवरल वीक्स, ये जो है बहुत तगड़े तगड़े कैरेक्टर्स अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो इनकी इवोल्यूशन बहुत तेज होती है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बनता है सेंट्रल डॉग्मा में, तो ये अपने आप को इजीली एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, जबकि डीएनए पहले आरएनए बनाता है और फिर आपका प्रोटीन बनता है। तो डीएनए में ये जो प्रोसेस है, इट इज सम हैपहजार्ड प्रोसेस, थोड़ा लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आरएनए सीधा अपना क्या बनाता है, टपक के प्रोटीन बना लेता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आरएनए वर्ल्ड। जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो आरएनए वर्ल्ड था, यानी जब पहला जेनेटिक हमें मटेरियल मिला तो वो आपका आरएनए था। क्यों? क्योंकि जब आपका सेल छोटा था, अभी दुनिया में जस्ट विकास शुरू ही हुआ है सेल का, हमें एक जेनेटिक मटेरियल की नीड महसूस हुई। हम ये चाहते थे कि जेनेटिक मटेरियल काफी सारे काम कर ले। अगर आपने कोई नई कंपनी खोली है या फिर आपने नया घर बनाया है तो आप ही सारे काम करते हो, आप लोगों की हेल्प भी करते हो, जो मजदूर है उनके लिए खाना पीना भी लेकर के जाते हो, अपनी पढ़ाई भी करते हो उस टाइम पे। यू आर वर्किंग इन मल्टीपल डायमेंशंस। अगर आपने खुद की कोई कंपनी स्टार्ट की है तो आप ही स्टार्टिंग में सफाई करते हो ऑफिस की, आप ही चीजों को अरेंज करते हो, आप ही डॉक्यूमेंटल वर्क देखते हो, आप ही पेटेंट्स फाइल करते हो, आप ही ट्रेडमार्क फाइल करते हो, आप ही पैसे का लेन देन करते हो, आप ही सैलरीज देते हो, काफी सारी चीजें आप ही करते हो इन स्पाइट ऑफ बीइंग द बॉस। तो यहां पर क्या था, आरएनए वाज द बॉस, लेकिन वो काफी चीजें कर रहा था क्योंकि वो पहला जेनेटिक मटेरियल था। तो काफी सारी ऐसी चीजें थी जो कि आरएनए कर पा रहा था। तो आरएनए क्या कर रहा था, आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल का तो काम कर ही रहा था, जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा था, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा था। ये आपका मैसेंजर का काम भी कर रहा था, मैसेंजर का काम भी कर रहा था, यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम भी कर रहा था अगली जनरेशन तक, जैसे कि एमआरएनए। ये आपका अडेप्टर का काम भी कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अडेप्टर का काम कर रहा था, ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहा था, जो कि टीआरएनए की हेल्प से होता है। फिर ये आपका किसमें हेल्प कर रहा था, फिर ये आपका हेल्प कर रहा था स्ट्रक्चर बनाने में, जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर है वो बनाने में काम कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोमल आरएनए, दैट इज स्मॉल आर आरएनए।
इसके साथ साथ मेरे दोस्त ये क्या कर पा रहा था, ये आपका एंजाइम की तरह भी बिहेव कर रहा था, ये राइबोजाइम भी बना रहा था, एंजाइम की तरह भी बिहेव कर रहा था। यानी ये जेनेटिक मटेरियल भी है, ये मैसेंजर भी है, ये अडेप्टर भी है, ये स्ट्रक्चरल भी है नेचर में, और उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, एंजाइम के तरीके से भी काम कर रहा है। तो क्या आप आरएनए को यहां पर मल्टीपर्पज बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि इनिशियल केस में इसको सारे काम करने थे, आरएनए को सारे काम करने थे। एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जो है, जो आज हमारे अंदर प्रेजेंट है, ये सारे आरएनए की वजह से हैं। जैसे कि आप मेटाबॉलिज्म देखते हो, तो पहले आरएनए ही जो है ये आपका एंजाइम का काम कर रहा था, राइबोजाइम, तो मेटाबॉलिज्म यहां पर डेवलप होने लगा। ट्रांसलेशन, जो आपका टीआरएनए है, एमआरएनए है, आरआरएनए है, ये मिल करके प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे थे। तो प्रोटीन किसकी वजह से बनता है? प्रोटीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम एमआरएनए। एमआरएनए जो है उसी को आप लोग कन्वर्ट करते हो प्रोटीन के अंदर। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इसको आप पढ़ते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में, यानी जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो आपको पता लगेगा कि इंट्रॉन्स का रिमूवल क्या होता है। कुछ कोडिंग सेगमेंट होते हैं आपके आरएनए के अंदर, कुछ नॉन कोडिंग सेगमेंट होते हैं। तो जो नॉन कोडिंग सेगमेंट है वो आपके किसी काम के तो है नहीं, तो आप क्या करते हो, उन्हें निकाल देते हो, राइट? वो प्रोटीन में तो कन्वर्ट हो नहीं पाएंगे, नॉन कोडिंग सेगमेंट है, तो आप क्या करते हो, उन्हें रिमूव कर देते हो, इसे कहते हो स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग आप किसमें कर रहे हो? आरएनए में ही तो कर रहे हो ना भाई। आरएनए में से ही आपने अनवांटेड मटेरियल को निकाल दिया, जिससे सिर्फ जो आपका काम का मटेरियल है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो। तो स्प्लाइसिंग आपका इंट्रॉन की हो जाती है, आरएनए के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि आरएनए की ही देन है। इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट का भी ये काम करता है, जैसे कि राइबोजाइम। इट इज रिएक्टिव, क्योंकि इसमें 2' OH ग्रुप प्रेजेंट है, एंड अनस्टेबल, क्योंकि इसमें यूरेसिल भी प्रेजेंट है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी, यानी डीएनए जो है आपका आरएनए से ही बना है। क्या हुआ, इसका जो 2' OH के ऊपर, 2' कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है, सिर्फ इसका ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप हो गया। तो यहां पर क्या है, इट इज राइबोज शुगर। अगर 2' पे OH है तो इट इज राइबोज शुगर। ये आपका कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? ये आपका कन्वर्ट हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर, और आपका डीएनए बन गया आरएनए। धीरे धीरे टाइम के साथ आपको इवोल्यूशन के अलावा स्टेबिलिटी की जरूरत महसूस होने लगी, तो डीएनए बन गया आपका आरएनए से। इनिशियली तो आपको चाहिए था कि आप फटाफट इवॉल्व करो, क्योंकि आपके पास करोड़ों साल का टाइम नहीं है। तो आपने क्या किया, आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल चूज किया कि भाई इसका इवोल्यूशन का रेट फास्टर है, जल्दी इवॉल्व करेगा और हम लोग और बेहतर होते जाएंगे कम टाइम में। लेकिन एक बार हम इवॉल्व हो गए तो हमें ऐसा लगा कि अब भाई डीएनए होना चाहिए, अब हमें स्टेबिलिटी की जरूरत है। यानी एक बार तो दबा के पैसा कमाने का दिल करता है ना, जब इस एज के अंदर आते हैं 23, 24, 25 की, हाँ यार बहुत पैसा कमाए, रिटायरमेंट के टाइम पे थोड़ा सैचुरेट हो जाते हैं, चलो यार अब एंजॉय करते हैं, अब स्टेबिलिटी चाहिए। तो वही केस यहां पर है। इनिशियली आरएनए ने बहुत ज्यादा म्यूटेट किया और अलग अलग लाइफ फॉर्म्स तैयार किए अर्थ के ऊपर, और बाद में स्टेबिलिटी अटेन कर ली। ओके, दिस इज द आरएनए वर्ड। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द सेंट्रल डॉगमा। अब हमें सेंट्रल डॉगमा की बात करनी है, यानी हमें यह देखना है कि डीएनए से डीएनए कैसे बना, यानी रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए कैसे बना, यानी ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन कैसे बना, यानी कि ट्रांसलेशन। तो इन सारे प्रोसेसेस के बारे में अलोंग विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। सो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड लैक ऑपरॉन, ये आपके टॉपिक्स बचते हैं। We will either segregate these topics into 2 different lectures, or we are going to convert it into a single lecture and we will cover it in the next session which we are going to take tomorrow. Alright, so thank you so much for watching this lesson. अभी काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल डॉगमा को अलग ही पढ़ा जाए तो बेहतर है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एक साथ हो जाए ना अलॉन्ग विद जेनेटिक कोड तो अच्छी बात है, क्योंकि सारी चीजें इकट्ठी ही पढ़नी चाहिए। झटपट डीएनए से डीएनए बनाओ, डीएनए से आरएनए बनाओ, आरएनए से प्रोटीन बनाओ, तो पूरी एक सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस बिल्ड होता है, तो दिमाग के अंदर चीजें छपती बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो वही हमें यहां पर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। आप मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद,
और पढ़ाई करते रहो यार, डीपीपी सॉल्व करते रहो, और आपको एनोटेटेड डीपीपीज जो है वो भी मिलती जाएंगी। साथ साथ हम लोग कीज को भी अपडेट करते जाएंगे। कुछ एक गलतियां होती हैं बाय एडिटर्स, जिसमें की थोड़ी बहुत ठीक नहीं मिलती, हम लोग कीज को भी अपडेट करते जाएंगे साथ साथ। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं अगले लेसन के अंदर। थैंक यू।